पोल में आपको 3 या 4 वायर्स दिखे। अगर वहां पे 4 वायर हैं तो 3 वायर उसमें लाइव वायर होंगे, चौथी वायर उसमें होगी न्यूट्रल। ये सब हम लोग पढ़ चुके। अगर 5 वायर है तो 4 लाइव, 1 न्यूट्रल। हम लोग जो अपने घरों में कनेक्शन करते हैं उसमें क्या करते हैं, एक लाइव वायर से कनेक्ट करते हैं और दूसरा कनेक्ट करते हैं उसको उसमें न्यूट्रल वायर। लाइव वायर की जो कनेक्शन करी जाती है वो हमेशा रेड कलर के वायर से करी जाती है। मतलब लाइव वायर का कलर हो जाएगा रेड। ये हो गया लाइव वायर, और लाइव वायर हमेशा फिक्स्ड है, उसको रेड छोड़ के कोई दूसरा कलर वहां पे कनेक्ट नहीं किया। दूसरा वायर हो गया न्यूट्रल वायर। ये हो गया न्यूट्रल वायर। इस दोनों के बीच में, लाइव और न्यूट्रल के बीच में, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 220 वोल्ट के आसपास होगा। 220 वोल्ट से थोड़ा सा कभी कभी फ्लक्चुएट करता है, तो 220 से 250 के बीच में होता है। नॉर्मली इट इज कंसिडर्ड टू बी 220। जैसे ही ये लाइव वायर वहां से, लाइव वायर जब जैसे हमने कनेक्ट किया इलेक्ट्रिक पोल से, तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जैसे घर में एंटर किया तो सबसे पहला जो कनेक्शन वहां पे किया जाता है वो किया जाता है एमसीबी और मेन ऑन ऑफ स्विच। यहाँ पे होगा एमसीबी। एमसीबी क्या होता है? एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या यहाँ पे होगा मेन ऑन ऑफ स्विच। जिसको आप ऑफ कर दोगे तो पूरे घर की कनेक्शन ऑफ हो जाएगी। ठीक है। यहां पे एक तीसरी वायर भी कनेक्ट करते हैं हम लोग। ये तीसरी वायर होती है अर्थिंग की वायर। ये अर्थिंग की वायर है, और ये अर्थिंग की वायर जो है ये हमेशा ग्रीन कलर से कनेक्ट करी जाती है, हमेशा फिक्स्ड है। दो कलर हमेशा फिक्स्ड है। कौन कौन सी दो कलर? रेड कलर में और अर्थिंग ग्रीन कलर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अर्थिंग जो है यहाँ पे एक मेटल की प्लेट लगाते हैं, जो हर एक घरों का अपना एक अलग कनेक्शन होता है। हर एक घर का एक मेटल की प्लेट लगाते हैं, और उस मेटल की प्लेट में ये हम अर्थिंग की वायर कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे 3 वायर हमारे घरों में आ रहे हैं। एक हो गया लाइव, दूसरा हो गया न्यूट्रल, और तीसरा हो गया अर्थिंग। ठीक है, लाइव ये हो गया, दूसरा हो गया न्यूट्रल, और तीसरा हो गया अर्थिंग का वायर। ये 3 वायर हो गए। अब घरों में हमारे दो तरह के अप्लायंस होते हैं। एक अप्लायंस होता है जिसमें कि कम करंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग लाइट अप्लायंस बोलते हैं। दूसरा अप्लायंस होता है जिसमें हैवी करंट होता है, जिसको कि हम लोग हैवी अप्लायंस बोलते हैं। लाइट अप्लायंस बोले तो मतलब वहां पे करंट जो होगी दैट विल बी लेस देन 5 एम्पियर। यहाँ पे मेरे पास ग्रीन कलर नहीं होने के कारण मैं यहाँ ब्लू कलर से काम चला रहा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लाइट अप्लायंस है, लाइट अप्लायंस बोलने का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई बल्ब है, बल्ब है लाइट अप्लायंस। लाइट अप्लायंस किसको बोला था अभी हमने? जिसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी? लेस देन 5 एम्पियर होगी। अब इसमें हम लोग 2 वायर ही कनेक्ट करेंगे, तीसरी वायर नहीं कनेक्ट करेंगे। कौन सी 2 वायर कनेक्शन होगी? देखिए, इसमें एक कनेक्शन होगी लाइव वायर से। लाइव वायर से यहां से कनेक्ट किया, ये हो गया लाइव वायर। इसमें स्विच की लगा दीजिए, ये यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा इसमें न्यूट्रल वायर से कनेक्शन करी जाएगी। ये हो गई न्यूट्रल वायर से कनेक्शन, ये कनेक्शन कर दिया हमने। जैसे स्विच की को ऑन करोगे, यहाँ पे क्या होगा? सर्किट कंप्लीट, एंड दैट बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। दूसरा अप्लायंस जो लाइट अप्लायंस हम ले ले, मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फैन है। अब इस इलेक्ट्रिक फैन में भी 2 वायर होंगे। अब इस दोनों वायर को भी आप वैसे ही कनेक्ट करोगे
इसमें एक वायर न्यूट्रल वायर हो गया और दूसरा वायर लाइव वायर से कनेक्ट करोगे। तो इस तरह के अप्लायंस जिसमें कि करंट की वैल्यू लेस देन 5 एम्पियर होती है, उसमें हम लोग दो वायर कनेक्ट करते हैं, और इस तरह के दोनों कनेक्शन को हम लोगों ने बोला लाइट अप्लायंस। लाइट अप्लायंस जिसकी की करंट की वैल्यू लेस देन 5 एम्पियर है। समझ में आ गई बात? अब मान लीजिए कोई आपको हैवी अप्लायंस कनेक्ट करे। तो हैवी अप्लायंस कनेक्ट करने का मतलब, जैसे सपोज करो कि आप एक इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट करना चाहते हो अपने घर में, इलेक्ट्रिक आयरन का यूज करना। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है कि वहां पे नाइक्रोम की वायर होती है ना, नाइक्रोम की वायर होती है। अब इस नाइक्रोम की जो वायर है इलेक्ट्रिक आयरन में, इस नाइक्रोम की वायर का एक कनेक्शन न्यूट्रल से कर दिया आपने, दूसरा कनेक्शन आपने लाइव वायर से कर दिया, लाइव वायर से कर दिया। यहां पे एक और कनेक्शन करेंगे और वो कनेक्शन होगी अर्थ वायर। यहां पे क्या करेंगे, अर्थ वायर से हम इस इलेक्ट्रिक आयरन की मेटल की बॉडी को कनेक्ट करेंगे। अब ऐसा कनेक्ट क्यों करेंगे, रीजन क्या है? क्योंकि ये जो अप्लायंस है ये हमारे डायरेक्ट कनेक्शन में, हमारे कांटेक्ट में होता है जब हम इसको यूज कर रहे हो। तो इसकी जो मेटल की बॉडी होती है उस पे कभी अगर गलती से इनकेस करंट आ गया, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा कि इसके अर्थिंग की वायर, देखो हमने मेटल की बॉडी से डायरेक्ट कनेक्ट करके रखा है, तो अगर कभी इनकेस इसकी बॉडी पे कनेक्ट आता है मेटलिक बॉडी पे, तो वो यहां से डायरेक्ट अर्थिंग से होता हुआ कहां चला जाएगा, मेटल प्लेट में चला जाएगा। मेटल प्लेट कहां पे कनेक्टेड है, मेटल प्लेट कनेक्टेड है इनसाइड अर्थ, इनसाइड अर्थ। तो ये जो करंट है वहां पे दैट विल बी अर्थ, और वो करंट हमारी बॉडी से पास नहीं करेगा। समझ में आई बात? तो अर्थिंग की वायर किस चीज के लिए होती है? अर्थिंग की वायर होती है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हाई करंट, हाई इलेक्ट्रिक शॉक, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जैसे ये अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक आयरन है, तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक आयरन को हम लोग जिस सॉकेट में यूज करते हैं, वो सॉकेट, जैसे सपोज करो ये एक इलेक्ट्रिक सॉकेट है जिसमें कि हम लोग इस इलेक्ट्रिक आयरन को यूज करते हैं, उसमें आपने देखा होगा ऊपर में एक बड़ा सा पिन होता है, साइड में दो छोटे से पिन होते हैं, और इधर साइड में फिर दो छोटे से पिन होते हैं। इसी में कनेक्ट करते हो ना आप कोई भी, जैसे आप मान लो लैपटॉप का चार्जर है, या एसी का पॉइंट है, या फिर वॉशिंग मशीन का पॉइंट है, वॉशिंग मशीन की जो पावर प्लग है, वो सब सब आप इसी में कनेक्ट करते हो। इसकी कनेक्शन कैसे करी जाती है? अगर आप इसको इसमें कनेक्ट कर रहे हो तो इसकी कनेक्शन कैसे करी जाती है, देखो समझो। यहां पे यहां पे कनेक्शन एक करी जाती है इसमें, अर्थिंग वाली वायर, लाइव वायर यहां पे कनेक्ट किया, रेड कलर का, इसमें कनेक्ट किया। अब उसके बाद जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इधर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों पे कनेक्ट कर दिया। और जो अर्थिंग की वायर है, अर्थिंग की वायर को हम लोग इसमें कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे इससे। समझ में आया? अर्थिंग वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया, ये वाला पॉइंट यहां से ऐसे इसमें कनेक्ट कर दिया गया। तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे, जैसे इसकी पावर पॉइंट को मान लीजिए आयरन की पावर पॉइंट को आपने इसमें कनेक्ट, ठीक है, जैसे मान लो कि ये लैपटॉप का पावर पॉइंट है, ये लैपटॉप का पावर पॉइंट है, इसको आपने इसमें कनेक्ट, तो आप देखो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो सबसे ऊपर वाला प्लग पिन है, आप ये देख रहे हो कि ये सबसे मोटा पिन है, दिखाई दे रहा है, ये सबसे मोटा पिन है, मोटा पिन है। और ये वाले पिन जो है वो बाकी दो पिन से बड़ा भी है ना?
समझ में आ रहा, दिख रहा है ना आपको सबको? अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है कि आप जब इसको यहाँ पे कनेक्ट करोगे इस जगह पे, तो सबसे पहले कनेक्शन किसकी आएगी, इसकी अर्थिंग वायर की है। अब उससे फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए लैपटॉप में करंट आया, तो वो सबसे पहले करंट अर्थ हो जाए। और अगर आप लैपटॉप को यूज भी कर रहे हो, तो सबसे पहले इस पे आ रही करंट कहां हो गई, अर्थ चली गई। अब आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो सबसे पहली जो कनेक्शन बनेगी वो इसकी कनेक्शन बनेगी, किसकी, अर्थिंग की। रीजन समझ में आया? ये मोटा भी है, क्यों, मोटा होने से क्या होगा, एरिया ज्यादा, ज्यादा एरिया से करंट की फ्लो आसान हो जाएगी। ओके, क्लियर हुआ सबको? तो यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन हम लोग करते हैं। तो ये जो जहां पे तीनों वायर कनेक्ट कर रहे हैं, वो तीनों वायर जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है फॉर हैवी अप्लायंसेस, जहां पे करंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी मोर देन 10 एम्पियर। ठीक है, समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना हो? देखो लाइव वायर में और न्यूट्रल वायर में, लाइव वायर के साथ न्यूट्रल वायर क्यों कनेक्ट किया गया, क्योंकि अगर हम सिर्फ लाइव वायर पे कनेक्ट करेंगे तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो। करंट की फ्लो के लिए क्या जरूरी है, पोटेंशियल जरूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, तब तक वहां पे तब तक वहां पे क्या होता है, वहां पे करंट की फ्लो नहीं होती। ठीक है, मान लो एक मैं आपको एग्जांपल दूं। सपोज करो कि आप देख रहे कहीं पे वायर गिरा हो, हाई वोल्टेज की वायर गिरी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल है, और इस इलेक्ट्रिक पोल में जो तीन चार वायर है उसमें से कोई वायर नीचे गिर गई जमीन, ये नीचे गिर गई। अब अगर ये वायर नीचे गिर गई जमीन पे, तो निश्चित है कि उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इसके चारों ओर। आपको अगर पता नहीं है और आप वहां से क्रॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, लग सकता है। और अगर आपको लगा वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक है या इलेक्ट्रिक करंट है, आप वहां से निकलोगे कैसे? क्या निकलने का तरीका? देखो एक चीज याद रखना, अगर इंसुलेटर आप जो चप्पल पहन के जा रहे हो वही तो पहन के जाते, वहां पे कहाँ ढूंढने जाओगे इंसुलेटर? नहीं ढूंढ सकते ना, तो फिर आपको कैसे निकला? देखिए हमेशा ये याद रखिए, ये चीज लाइफ सेविंग हो सकती है। सुनिए, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, इधर खड़ा है, तो उसका जो पैर है, वो पैर इस बीच में है, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा। मतलब यहाँ पे कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे जैसे वहां से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक, या वायर यहाँ पे गिरा हुआ, ठीक है। और मान लीजिए गलती से आप यहाँ पहुंच गए, अचानक से झटका लगा आपको। अब आप वहां पे झटका लगा, आप देख रहे हो वहां पे वायर है, वहां से हटना जरूरी है, नहीं तो अब और शॉक लग सकता है, आगे बढ़ोगे तो और शॉक लगेगा। एक पैर पैर उठा के नहीं चल रहा, मतलब हाँ, क्लोजली चल रहा है। इसमें आप क्या करोगे, या तो आप यहाँ पे कूद करके यहाँ से यहाँ आओ, जंप करके, फिर जंप करके यहां से एक साथ, दोनों पैर पे एक साथ जंप कर। क्यों, अगर आप मान लीजिए आपका एक पैर यहां हो और एक पैर यहां हो, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा बहुत तगड़ा। अगर मान लीजिए आप यहां से यहां गए, नहीं तो आप इतने छोटे छोटे, मतलब 10-10 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे रखें, 10-10 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे रखोगे तो क्या होगा, यहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगी पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे यहाँ पे कम होगा ना, पीछे यहां से जा रहे हो, जैसे सपोज करो यहाँ पे 1000 वोल्ट और यहाँ पे है 500 वोल्ट,
यहाँ पे है 250 वोल्ट। आप यहाँ पे एक पर यहाँ पे और एक पर यहाँ पे है तो आपको 500 वोल्ट का झटका लगेगा, है ना। लेकिन अगर आप कम डिफरेंस पे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम है। छोटा आपने स्टेप रखा, कितना स्टेप रखा, 10 सेंटीमीटर का, तो नेग्लिजिबल पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो नेग्लिजिबल पोटेंशियल डिफरेंस आया तो नेग्लिजिबल करंट होगा, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। लेकिन जब उस कंडीशन में होते हैं तो दिमाग काम नहीं करता, है ना। उसमें क्या होता है, वहां से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, जल्दी निकलने की कोशिश में लंबा पैर, लंबा पैर जो स्टेप रखेंगे वैसे में क्या होगा, लंबा शॉक लगेगा। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि एक और इसमें मैं 9th क्लास में अक्सर बताता हूँ कि जैसे अगर कोई बच्चा कीचड़ में फंस जाए, कीचड़ में फंस जाए, मान लीजिए उसका दोनों पैर कीचड़ में फंस गए, दलदल, हाँ वही दलदल, तो अब वैसी कंडीशन में क्या एक पैर निकालना सही है? नहीं सर, और लेट जाना होता है, वो और चला जाएगा, बॉडी को सब चलाना। क्योंकि आपने पढ़ा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आपने एक पैर उठाया तो सारी प्रेशर एक पैर पे आ गई, वो और अंदर चला जाए। उस कंडीशन से निकलने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है, लेट जाए और रॉल करके बाहर या क्रॉल करके बाहर, वही तरीका होता है। तो साइंस यहाँ पे ये है, साइंस है सिंपल सी, आप बात समझो ना, अगर आप कुशन पे खड़े हो, कुशन पे खड़े हो तो वो ज्यादा अंदर धंसेगा, लेकिन उसी कुशन पे अगर आप लेटे हो, बॉडी तो आपकी वही है, बॉडी का वेट वही है, अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रेशर, डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रेशर, तो कुशन जो है कम धंसेगा अगर आप लेटे हुए हो तो, लेकिन खड़े हो तो ज्यादा अंदर जाओ। सिंपल वही चीज है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो वहां पे और यहाँ पे दो, यहाँ पे वही बात है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना कम इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। समझ में आया, ये क्लियर हुआ। अर्थिंग वायर का क्या रोल होता है, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। अर्थिंग वायर का रोल क्लियर है, ओके। अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। देखो ये जो फ्यूज है यहाँ पे जो हमने एमसीबी बताया, फ्यूज जो है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ये कौन सी लॉ पे काम करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसमें जो हम फ्यूज की वायर, ये जैसे मान लीजिए एमसीबी के बदले सपोज करो कि यहाँ पे हम लगा दें फ्यूज की वायर, पहले फ्यूज की वायर लगाई जाती थी, अब एमसीबी लगाई जाती है, पहले उसकी जगह फ्यूज की वायर। तो फ्यूज की वायर का काम क्या है कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट वहां से पास होने देगा। अगर इन केस वहां पे ज्यादा करंट पास होने की कोशिश होगी, वो वायर मेल्ट हो जाएगा, और जब वो वायर मेल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्किट को वो ब्रेक कर देगा, और जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, आगे करंट पास ही नहीं करेगी, हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस बच जाएगा। समझ में आया क्या क्या बताया मैंने? फ्यूज वायर क्या करता है, इट विल अलाउ only fixed amount of current to pass through it. In case of higher current, in case of higher current, it will melt down to break the circuit and prevent मनोज सर ध्यान ही नहीं दे रहे मेरे पे। and the current passing through it. Prevent the current passing through it. इस कितनी होगी वो मेरी सबसे पुरानी स्टोरी सर? 1990। नहीं, उतनी नहीं,
ये है 2012। आवाज भी याद है, आपको आवाज भी याद है। इट विल प्रिवेंट द करंट पासिंग थ्रू इट। तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी दैट विल बी लोअर। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज है क्या? इट इज अ प्रिवेंट, इट इज अ कौन सी डिवाइस हो गई है? प्रोटेक्टिव डिवाइस या सेफ्टी डिवाइस हो गई है। इट इज अ सेफ्टी डिवाइस which works on the principle of Joule's law of heating effect. It will allow only fixed amount of current to pass through it. In case of higher current, it will melt down to break the circuit and prevents the current passing through it. समझ में आया? आपको यहाँ पे इसका रोल क्लियर है, अर्थिंग का, इलेक्ट्रिक फ्यूज का, दोनों क्लियर है। चलिए अब हम लोग समझते हैं शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, कौन सी कंडीशन में होता है शॉर्ट सर्किट। हाँ ठीक है, देखो एक चीज और समझ लो शॉर्ट सर्किट को समझने से पहले, ये जो बीच में फ्यूज हमने लगा रखे हैं, ये फ्यूज कौन सी वर्क प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? फ्यूज लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब इसकी जगह पे फ्यूज की बजाय हम लोग यूज करते हैं एमसीबी। और एमसीबी कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल में। आगे बात तक को उसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये ऊपर में कनेक्शन ऐसे अभी बनी हुई, ठीक है, यहां से करंट जा रही है, नीचे एक कॉइल लगा, कुछ करंट उसमें भी पास कर, जैसे ही वहां पे करंट बढ़ी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो वो क्या करेगा, वो कॉइल क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से इस वायर को नीचे की ओर पुल कर। समझ में आया? यही है एमसीबी, ठीक है, मिनिएचर सर्किट। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हमारे, एंड दैट इज क्या होगा। नॉर्मली जो हमारी वायर्स होते हैं उस वायर्स के ऊपर एक इंसुलेटेड कवरिंग होती है ना, रेड कलर की, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऐसी होती है ना कवरिंग उसके ऊपर। जो रेड कलर की वायर होती है वो लाइव वायर होती है, उसको लाइव से कनेक्ट किया जाएगा। जो ग्रीन कलर की वायर है वो अर्थिंग की है, और बाकी तीसरा जो कलर है जो भी वो न्यूट्रल का है। न्यूट्रल का कोई फिक्स कलर नहीं होता, लेकिन उसको रेड और ग्रीन नहीं बना, ग्रीन छोड़ के बाकी किसी कलर से बना। मान लीजिए कि यहां पे कोई लाइव हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर ये हो गया न्यूट्रल वायर, इस तरह से कोई वायर, इस वायर के अंदर कौन सी मटेरियल? कॉपर है। कॉपर क्या है? कॉपर इज गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो वायर है ब्लू और रेड कलर का, अभी हम अर्थिंग की बात नहीं करते। अभी यहां पे मान लीजिए ये वायर हो गया पुराना, और ये वायर पुराना हो गया तो इसके ऊपर की जो इंसुलेटेड कवरिंग है वो कट गई या टूट गई, ठीक है, टूट गई। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो ग्रीन वायर, यहाँ पे जहां पे वो क्रॉस कर रही है वहां पे क्या होगा, दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। ऐसा हो सकता है ऊपर की इंसुलेशन टूट जाए, और जब ऊपर की इंसुलेशन टूट जाएगी तो अंदर में यहाँ पे जो कॉपर की वायर है दोनों की वो टच हो गई। उस जगह पे जहां पे वो टच कर रही है वहां पे कोई रेजिस्टेंस है क्या? यहां पे ये रहा रेजिस्टेंस, ये इसमें करंट है 220 वोल्ट, इसमें जीरो है ना। ये दोनों वायर अगर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, यहां पे देखो हमने कनेक्ट किया है इस जगह पे, बल्ब कनेक्ट किया ना, लेकिन यहां पे हमने एक डिवाइस लगा रखा है। इस डिवाइस में ये क्या है? रेजिस्टेंस है, टंगस्टन है ना, रेजिस्टेंस है। उस करंट के फ्लो करने के कारण ये जो है ग्लो कर रहा है। यहां पे हमने क्या लगा रखा है? फैन, फैन के अंदर क्या है? कॉइल, वो क्या है? रजिस्टर। यहां पे देखो ये क्या है? रजिस्टर, है ना। अगर ये यहां तो तीनों जगह पे देख रहे हो आप रजिस्टर है,
तब यहाँ पे हमने लाइव और न्यूट्रल को कनेक्ट किया। अगर बिना रजिस्टर के कनेक्ट हो जाए तो क्या होगा? करंट तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है ही नहीं रहा कुछ, रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। अब रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है तो करंट वहां का क्या हो जाएगा? आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जब आर यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो हो जाए तो क्या आई ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाएगा? समझ में आ रही बात? तो जब ये ऑलमोस्ट जीरो तो इट विल बी ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। जितना मतलब मारो उतने 5 एम्पीयर करंट लाइन में। क्या सर लाइन के अंदर ही 5 एम्पीयर का करंट है तो इनफाइनाइट लाइन के अंदर करंट थोड़ी ना होता, लाइन के अंदर वोल्टेज। मतलब लाइन के अंदर वोल्टेज नहीं, लाइन के अंदर करंट नहीं होता। करंट इनफिनिटी कैसे ये देखिए ना कैसे होगा। बन गया आप 1 वोल्ट से भी इनफाइनाइट करंट क्रिएट कर सकते अगर रेजिस्टेंस जीरो। आई इज इक्वल टू क्या होता है? V बाय आर ही तो होता है। अगर V 1 वोल्ट है और रेजिस्टेंस जीरो है तो बताओ तो 1/0 क्या होगा? फिर ऐसा नहीं है, देखो आप, ऐसा नहीं है, ये बल्ब फ्यूज होता है ना। कब फ्यूज? अगर हमेशा 5 वोल्ट आता रहे, हम उसकी जो वोल्टेज है, मान लीजिए इस बल्ब की जो करंट है वो 0.5 एम्पियर और हमेशा इसमें 0.5 एम्पियर ही आता रहे, तो कभी फ्यूज होगा? कभी नहीं होगा फ्यूज। फ्यूज तो होता है, इसका मतलब फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन किस चीज की होती है? वोल्टेज की कि करंट की? क्योंकि वोल्टेज की फ्लक्चुएशन होती है तो वोल्टेज के फ्लक्चुएशन से करंट की फ्लक्चुएशन हो जाती है। ठीक है, होती है। So this is not the current that is flowing. This is the potential difference which is creating current. It is not the current that is flowing. It is the voltage that is creating current. है ना? It is voltage that is creating current. यहाँ पे देखिए ना, मैं आपको बता तो रहा हूं, आप 1 वोल्ट से भी 1000 एम्पियर क्रिएट कर सकते हो। क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर दो। जितना नेग्लिजिबल होगा करंट उतना ज्यादा वहां पे, नेग्लिजिबल होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा आप करंट वहां पे क्रिएट कर सकते। ओके, तो ऐसा मत समझिएगा कभी कि वहां पे जो है वोल्टेज उतना ही, करंट इतना ही पास कर सकता है। तो करंट तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, करंट तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। चेंज द रेजिस्टेंस, यू विल गेट हायर रेजिस्टेंस और हायर करंट और लोअर करंट। ओके, तो आप जब यहाँ पे आर को ऑलमोस्ट जीरो किए तो आई क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होगा तो हीटिंग इफेक्ट का देखिए, हीटिंग इफेक्ट क्या? आई स्क्वायर आर टी। आई जो हीटिंग इफेक्ट आई के स्क्वायर से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है स्क्वायर से। वो एक तो वो ऑलरेडी इनफाइनाइट है, वो उसके भी स्क्वायर से बढ़ रहा है। अब बताइए क्या होगा? सर बट आर भी तो जीरो। आर तो जीरो है ना, लेकिन यहाँ पे आर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और आई क्या है? स्क्वायर से। तो कौन ज्यादा हुआ? आई ज्यादा हुआ ना। हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट करंट के स्क्वायर से बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो स्क्वायर से बढ़ रहा है। तो यहाँ के कंडीशन में जो हीटिंग इफेक्ट होगी दैट विल बी वेरी हाई। कितनी हाई? कितनी हाई? इट में कैच फायर। ये ना हो इसके लिए हम क्या लगा देते हैं? एमसीबी। कि अगर कभी इन केस कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो क्या हो? एमसीबी डाउन हो जाए, ट्रिप हो जाए। कि एमसीबी भी तो लगा रखा है ना, प्रोटेक्टिव डिवाइस। ऐसा दिवाली में हुआ होगा बहुत सारे घरों में, वायर लगा रहे हैं, कोई प्लग ट्रिप कर गया। तो ट्रिप कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रिप क्यों किया? करंट बढ़ गया।
अगर उस एमसीबी से हमने अलाउ ही कर रखा है 10 एम्पियर की करंट, और 10 एम्पियर से जहां ज्यादा हुई वो ट्रिप कर जाएगा। इससे क्या हुआ, हमारी बाकी सारे अप्लायंस बच गए। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस रूम में हम यहाँ पे कोई दो वायर को टच कर, लाइव और न्यूट्रल, तो इस रूम में जितने भी अप्लायंस हैं, अगर वहां इस रूम का एमसीबी अलग नहीं हुआ तो क्या होगा, इस रूम में जितने अप्लायंस हैं सबके सब खराब हो जाएंगे, क्योंकि सब में हायर करंट आ गया ना, और वो भी करंट कितनी है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट करंट, तो सबके सब अप्लायंस जल जाए। समझ में आई बात? शॉर्ट सर्किट समझ में आया? क्या है शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किटिंग में लिखो, इफ लाइव एंड न्यूट्रल वायर if live and neutral wire get attached if live and neutral wire get attached due to torn insulation, the resistance at that point becomes very less, comma, current becomes very high, so there will be production of very high heat, so there will be production of very high heat, and it may catch fire, and it may catch fire. Hence we use a safety device, hence we use a safety device like electric fuse or MCB to prevent short circuiting, to prevent short circuit. तो क्या हम लोग एक्सटेंशन कॉर्ड, बताइए सबको, अगर इसमें इस एक्सटेंशन कॉर्ड की जो वायर है, ये वाली जो वायर है इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है कि ये 10 एम्पियर की करंट को होल्ड कर सकते, मतलब 10 एम्पियर की करंट को पास कर सकते। इसकी वायर ऐसी बनी है कि ये 10 एम्पियर से ज्यादा करंट को पास नहीं कर सकते। ओके, समझ में आई? ये वायर जो है, इस वायर की मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितने की है, 10 एम्पियर। अब देखो इसमें 3 पॉइंट्स है ना, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, 3 प्लग्स लगा सकते हैं हम इसमें। मान लीजिए कि एक प्लग में हमने लगा दिया 6 एम्पियर का कोई डिवाइस, ओके, दूसरे प्लग में हमने लगा दिया 4 एम्पियर का कोई डिवाइस, और तीसरी प्लग जो है उसमें लगा दिया 5 एम्पियर का कोई डिवाइस। समझ में आया क्या क्या किया? एक में कितना लगाया, 6 एम्पियर का, दूसरे में लगाया 4 एम्पियर का, तीसरे में लगाया 5 एम्पियर का डिवाइस। अब इसमें टोटल करंट कितनी आ रही है, 15 एम्पियर की आ रही है। लेकिन ये वायर जो है इसमें मैक्सिमम करंट कितनी पास हो सकती है, अब इसमें ज्यादा करंट हम पास कर रहे हैं ना, और ये करंट जो इसमें से पास हो रही, ऐसा नहीं है कि ज्यादा करंट पास नहीं हो सकती, पास तो होगी, क्योंकि हमने डिवाइस यहां लगा रखे हैं, वो करंट तो पास होगी। लेकिन यहाँ पे ये वायर क्या होगा, ज्यादा करंट पास होने के कारण धीरे धीरे हीट होता चला जाएगा। यहाँ पे धीरे धीरे हीट, ये सोचिए यहाँ पे क्या हो रहा था, इंस्टेंटली, यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे। करंट दोनों केस में हाई है, इस केस में अचानक करंट बढ़ा था, इस केस में हमने बढ़ाया, गलती हमारी है, हमने बढ़ाया, हमें नहीं पता था कि इसमें 10 एम्पियर की करंट, हमें पता रखना चाहिए, इसमें लिखा हुआ होगा, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, हमें पता है। जब हमें पता है तो हमें ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में ज्यादा करंट जब यहां से पास हो रही है, इस कंडीशन को हम शॉर्ट सर्किट नहीं बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे ओवरलोडिंग, जब करंट उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी से ज्यादा फ्लो कर रही हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग दोनों में करंट बढ़ता है, शॉर्ट सर्किटिंग में अचानक बढ़ता है, ओवरलोडिंग में धीरे धीरे, हमारी गलती से। शॉर्ट सर्किटिंग में रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी लेस, यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है ना, इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेस नहीं होता, यहाँ पे जो हमने अप्लायंस लगा रखे हैं उसका अपना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इसमें लेस नहीं हुआ। समझ में आया दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस?
चलिए लिख लो। इफ द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, if the current passing through the circuit becomes higher than the maximum permissible current, of the wire, it will cause overheating it may cause overheating which may result into electric fire. So we use a safety device like electric fuse or MCB. ठीक है बच्चों। रोल ऑफ अर्थिंग वायर, में लिखो, we connect the metallic body of electric appliance to a larger area and thick pinned pinned plug to connect the appliance directly to earth wire, directly to earth wire काट दो, directly to earth. The extra current passing through the metal body. करेक्ट। तो इसमें मैंने ये भी बताया कि वो थिक प्लग क्यों होता है, पिन क्यों होता है, तो दैट की सरफेस एरिया ज्यादा होगी, और वो लार्जर भी होता है। लार्जर पॉइंट शायद मैंने नहीं लिखा है उसमें ना, लार्जर लिखा है, लार्जर एंड थिक पिन, तो वो लार्जर भी होता है सो दैट कि वो सबसे पहले कनेक्ट करेगा।